हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की सारी ताकत खींचना चाहती है, यानी जिसकी हुकूमत होगी ना उसकी अदालत होगी। और ये कहा जा रहा है जो इस वक्त इसको इस्तेमाल किया जाएगा वो टोटली पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। उससे आप बदतमीजी मत करना, नहीं तो आप पे तौहीन अदालत लगेगी और आपको जेल भेज दिया जाएगा। दुनिया के हर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही पाकिस्तान का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाया था। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनता कैसे है? अगर पाकिस्तान की मिसाल लें तो हुकूमत अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहती है ना तो उसके लिए लाजमी है कि दो इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट और सेनेट दोनों में उनकी अक्सरियत यानी मेजोरिटी मौजूद हो। और अगर हुकूमत के पास वो दो तिहाई अक्सरियत मौजूद हो ना तो वो जब चाहे कोई भी नया कॉन्स्टिट्यूशन ला सकती है, और अगर वो चाहे तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नई तरमीम भी कर सकती है, मतलब इसमें थोड़ा रद्द जिसको कहा जाता है अमेंडमेंट। और 1973 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स लाई जाती रही हैं, और अब हुकूमत चाह रही है कि उसके अंदर 26th अमेंडमेंट लाई जाए। लेकिन हुकूमत के लिए ये अमेंडमेंट लाना मुश्किल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास मेजोरिटी नहीं है। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से भी नंबर्स पूरे कर लिए जाए, और यही वजह है कि जो मौलाना फजलुर रहमान है ना उनकी हैसियत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब ये नंबर गेम की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम जानते हैं कि ये अमेंडमेंट है क्या और ये क्यों लाई जा रही है। तो मैं आपको बता दूं ये जो 26th अमेंडमेंट लाई जा रही है ना ये टोटली हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की सारी ताकत खींचना चाहती है और उसको अपने हाथ में लेना चाहती है। तो क्या है ये अमेंडमेंट, आइए जानते हैं। पहले आर्टिकल 17 में अमेंडमेंट के मुताबिक पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट है ना ये हमारी सबसे बड़ी कोर्ट है। इससे भी बड़ी कोर्ट अब बनाई जाएगी जिसका नाम होगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। यानी जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट अभी मौजूद है ना उसकी ताकत से ज्यादा बड़ी ताकत अब किसी और कोर्ट के पास होगी जिसके फैसले सबसे बड़े माने जाएंगे, यानी उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? चले एक और अदालत बन रही है, लेकिन जब आप अमेंडमेंट 2 सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा हुकूमत की नीयत के बारे में। दूसरी अमेंडमेंट के मुताबिक ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो जज होगा ना वो प्रेसिडेंट लगाएगा, वो भी प्राइम मिनिस्टर की मुशावरत से, यानी जिसकी हुकूमत होगी ना उसकी अदालत होगी। उस कोर्ट का जज अब डायरेक्ट वजीर आजम चूज करेंगे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस आया करता था ना वो हमेशा एक हायरार्की के जरिए आता था। जो जितना सीनियर जज होगा उतनी चांसेस होंगे कि वो यहाँ का चीफ जस्टिस बन जाएगा। लेकिन ये सारी ताकत हुकूमत ने अपने हाथ में ले ली और कहा कि चीफ जस्टिस लगाएंगे, हम लगाएंगे। तीसरी आर्टिकल 63A की अमेंडमेंट जिसके मुताबिक जो डिफेमेशन लॉ था ना उसको बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया है। अब ये डिफेमेशन लॉ का क्या मामला है? देखिए इसके जरिए ऐसा है कि अगर कोई एमएनए अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देता है तो उसकी पार्टी उसको डिफेमेशन लॉ उस पर लगा देती है और कहती है कि ये हमारी पार्टी में से नहीं है, इसको पार्लियामेंट से निकाल दो, और उसको पार्लियामेंट से निकाल दिया जाता है। लेकिन ये जो लॉ है ना इसको ही खत्म किया जा रहा है। इससे होगा क्या कि किसी भी पार्टी के एमएनए को अब आसानी से खरीदा जा सकता है। उसको ये कहा जा सकता है भाई हमसे पैसे लो और हमारे लिए वोट कर दो। और पहले जो उनका डर होता था ना कि अगर हमने वोट कर दिया तो हमारी जो यहाँ की कुर्सी है वो ही छीन जाएगी, वो डर ही खत्म कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है जो इस वक्त इसको इस्तेमाल किया जाएगा वो टोटली पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। चौथी आर्टिकल 68 की अमेंडमेंट जिसके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट के पास शील्डिंग पावर थी ना जिसकी वजह से कि अगर आपको कोई सुप्रीम कोर्ट से प्रॉब्लम भी है तो भी आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते, आप उनको बुरा भला नहीं कह सकते, क्योंकि इससे उनकी तौहीन हो सकती है और उस तौहीन अदालत के केस में आपको सजा मिल जाती थी। तो ये जो ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास थी ना वो छीन ली गई है। अब आप कहेंगे तो अच्छी बात है कि अगर अदालत सही फैसला नहीं कर रही तो आप उनको कुछ बुरा भला भी कह सकते हैं, लेकिन जनाब इतना खुश होने की बात नहीं है। बात यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट से वो ताकत खींच तो ली गई है लेकिन दे दी गई है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, जो कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के हाथ में होगी। यानी जो प्राइम मिनिस्टर ने आपके लिए जज को मुंतखब कर लिया है ना उससे आप बदतमीजी मत करना, नहीं तो आप पे तौहीन अदालत लगेगी और आपको जेल भेज दिया जाएगा। पांचवी अमेंडमेंट के मुताबिक जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बकाया जजेस होंगे ना जो चीफ जस्टिस के अलावा भी जज होते हैं जिनका काउंसिल बनता है, वो सब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के मुशावरत से लगाए जाएंगे। यानी कि जो चीफ जस्टिस को पसंद आ रहा है ना कि उनकी पार्टी का है कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा है, ये बंदा मेरी बात मानता है, तो उसको भी जज बना दिया जाएगा। मतलब आप इतना समझ लीजिए कि कोई केस अगर उनके पास आता है और चीफ जस्टिस जिस केस को अपनी तरफ से कहता है कि भाई ये ठीक है तो सारे जज भी यही कहेंगे क्योंकि उनके ही लगाए हुए बंदे होंगे। बड़ी कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट है। इसके मुताबिक जो चीफ जस्टिस होगा ना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का उसकी जो मैक्सिमम एज है जिस वक्त तक वो इस काम को सरंजाम दे सकता है वो बढ़ाकर 68 की उम्र तक कर दी है, जिसका सीधा मतलब ये लिया जा रहा है कि हुकूमत जस्टिस फाइज ईसा को एक्सटेंशन देना चाहती है जिसके लिए उन्होंने ये अमेंडमेंट लाई है। सातवें आर्टिकल 184(3) के मुताबिक ये जो अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पास करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो
तो इसका रिव्यू अक्सर सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता था कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करती थी कि भाई ये ठीक भी है कि नहीं। वो ताकत भी उनके हाथ से खींच ली गई है और ये दे दी गई है ये कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को कि आप ये फैसला करेंगे कि भाई ये ठीक है या गलत। मतलब जो हुकूमत ये लॉ पास कर रही है तो उनका ही चीफ जस्टिस क्यों उनके खिलाफ जाएगा। 8वीं आर्टिकल 188 और 189 के मुताबिक ये जो सुप्रीम कोर्ट के पास फुल पावर थी ना कि वो जो भी फैसला कर दे इसके बाद उसको कोई रिव्यू नहीं कर सकता था, इससे बड़ी कोई अदालत नहीं थी। तो इससे ज्यादा ताकत अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दी है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होंगे ना उसको भी रिव्यू कर सकती है। 9वीं आर्टिकल 200 के तहत जो जजेस की ट्रांसफर का मामला है ना वो एफसीसी और हुकूमत के हाथ में दे दिया गया है। यानी कि अगर जो जज आपको पसंद नहीं आएगा, जो आपकी मर्जी के हिसाब से फैसला नहीं देगा, जो एस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है वैसा फैसला नहीं देगा, तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तेनू पता चलेगा, कहा जाएगा कि बड़ी चमड़ी आ गई है, निकालनी पड़ेगी। जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ महीने पहले 6 जजेस ने कहा था कि भाई हमारे को जबरदस्ती केस के फैसले सुनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है एजेंसी के तहत। तो अब आइंदा कोई जज अगर सर उठा के कहेगा ना कि यार हमें तंग किया जा रहा है तो उसको फारिग कर दिया जाएगा। 10वीं अमेंडमेंट के मुताबिक कोई भी सिक्योरिटी के तहत किसी भी बंदे को गिरफ्तार किया जाता है ना तो सुप्रीम कोर्ट का कहा गया है कि भाई अब आप इस मामले में नहीं पड़िएगा, यह हमारा सिक्योरिटी का मामला है। हम जिसको भी अगर उठा रहे हैं तो सिक्योरिटी के लिए उठा रहे हैं, इसमें आपकी अमल दरामद नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता ही होगा कि कुछ टाइम पहले एक मशहूर यूट्यूबर ओन अली खोसा को अचानक कोई लोग उठा लेते हैं। अदालत इस केस को अपने हाथ में लेती है और कहती है कि भाई इस तारीख तक ये बंदा वापसी आ जाना चाहिए और मजबूरन इस आदमी को फिर छोड़ना पड़ता है। तो आइंदा अदालत ऐसे मामलात में दखल अंदाजी ना दे, इसलिए ये पावर भी उनके हाथ से छीन ली गई है। मतलब कल आपको कोई भी उठा के ले जाए, ये कहेगी कि भाई सिक्योरिटी को खतरा है, इसमें अदालत कोई मदद नहीं करेगी। अब आपके ऊपर ही है कि आप कैसे बच जाएं। 11वीं आर्टिकल 215 के मुताबिक जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है ना, जो इलेक्शन कराने का जिम्मेदार होता है, उसकी मुद्दत को कभी भी बढ़ाया जा सकता है। और अगर कोई चीफ आपको पहले पसंद था ना तो उसको री अपॉइंट भी किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप कहें कि यार ये वो बंदा ना बड़ा खास था, वो हमारी हर बात मानता था, जैसे हम इलेक्शन चाहते थे वैसे ही कराता था, एक काम करो उसको वापसी ले आओ। यानी अभी जो पीसीबी में बड़ा मजाक चलता है ना, इसको ले आओ, उसको उठा लो, उसको ले आओ, इसको उठा लो, ये अब हमारे ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी चलेगा। यानी इलेक्शन को आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता है। 12वीं आर्टिकल 243 की अमेंडमेंट के तहत जो आर्मी एक्ट है ना उसको लीगल कवर दे दिया गया है। यानी अब जब भी अगर हुकूमत चाहे किसी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए जो पहले मसला होता था ना कि भाई ये तो कानूनन जायज ही नहीं है, वो खत्म कर दी गई है। मतलब अब आप सिर्फ असेंबली के अंदर एक करारदाद लेकर आए जिसमें आप चाहें कि आर्मी चीफ की मुद्दत को बढ़ा दिया जाए, उसकी एक्सटेंशन को बढ़ा दिया जाए, तो वो बढ़ जाएगी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि अमेंडमेंट क्यों लाई जा रही है और अवाम के किस भलाई के लिए लेकर आई जा रही है। खैर, अब ये जो हुकूमत को ये अमेंडमेंट पास करानी है ना, इसके लिए उनको बहुत दुश्वारी का सामना है। आइए नंबर्स गेम को जानते हैं। सबसे पहले सेनेट की बात करते हैं। तो हमारे जो सेनेट है ना उसके अंदर टोटल 96 सीट्स हैं, जिसमें से आपके लिए लाजमी है कि 64 सीट्स आपके हक में वोट दें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हो सकता है। अब हुकूमत के पास सिर्फ 59 सीट्स हैं, तो हुकूमत क्या करेगी 64 करने के लिए? वो यकीनन दूसरे लोगों को मिलाना चाहिए। और यही वजह है कि फजलुर रहमान को अब मिलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि फजलुर रहमान की जो पार्टी है ना JUIF, उसके पास टोटल 5 सीट्स हैं। यानी 59 और 5 को मिला दिया जाए तो 64 बनता है और हुकूमत के पास यहाँ मेजोरिटी आ जाएगी। इसलिए हुकूमत के अरकान और अपोजिशन यानी PTI के अरकान भी मौलाना फजलुर रहमान से मिलने मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारी बात माने, आप हमारी बात माने, आप हमारा साथ दें, आप हमारा साथ दें। और फजलुर रहमान अभी तक तो न्यूट्रल ही रह रहे हैं और उनकी पार्टी का तो कहना भी ये है कि भाई पहले तो हमें ये ड्राफ्ट भेजें, बिकॉज ये जो अमेंडमेंट का ड्राफ्ट है ना ये तकरीबन MNS को तो दिया ही नहीं है। चुपचाप कहा ना कि इसको वोट दे दो तो बस आप दो। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि भाई हम ये वोट देने ना देने का बाद में सोचेंगे, पहले ये ड्राफ्ट तो हमें दो। क्योंकि अभी ये जो मैं अमेंडमेंट के आपको ड्राफ्ट बता रहा हूँ ना, ये अभी तक ऑफिशियल किया भी नहीं था, ये तो कुछ पॉलिटिशियन के हाथ से लोगों तक पहुंचा है। खैर, अब आते हैं पार्लियामेंट के नंबर पर। जो पार्लियामेंट में टोटल सीट्स है ना वो है 336, जिसमें अगर हुकूमत अपना कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहती है तो उसके लिए लाजमी है कि उसके पास एटलीस्ट 224 सीट्स हो। अब हुकूमत के पास अभी वक्ती तौर पर 213 सीट्स हैं और मौलाना फजलुर रहमान की JUIF के पास 8 सीट्स हैं। यानी अगर फजलुर रहमान अभी हुकूमत के साथ मिल भी जाए ना तो टोटल सीट्स बनती है 221। बाकी के 3 कहां से लाएंगे? तो बाकी के 3 लाई जाएंगी हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए। यानी कि जो PTI की पार्टी है ना उससे ही बंदे खरीदे जाएंगे, या तो खरीद के मनाया जाएगा या तो डंडा दिया जाएगा कि भाई साथ दो, वरना
अब आप खुद समझदार हैं। अब ये तो हमारे पाकिस्तान में सालों से चलता आ रहा है और ये कभी खत्म भी नहीं होता, ना खत्म हो पाएगा। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि आज आप जब इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई पार्टी आपके लिए नहीं सोच रही, सब अपना गेम देखना चाहती है। यानी एलीट क्लास की आपस की लड़ाई में हम गरीब पिसते हैं क्योंकि वो हमें इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अभी देखें तो सब पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। अब पीटीआई जो बोलती है अवाम मानने लग जाती है। यही गलत तरीका है। हमें चाहिए जो पॉलिटिशियन हमें इस्तेमाल करते हैं, हम पॉलिटिशियन को इस्तेमाल करें। जो पॉलिटिशियन हमारे लिए बात करे उसको जाके वोट दें। अगर आज हमें जरूरत है रोटी कपड़े मकान की, और अगर उसकी बात अगर नून लीग करती है तो हमें जाकर नून लीग को वोट देना चाहिए। पीटीआई करती है तो पीटीआई को वोट दे देना चाहिए। अगर जमात इस्लामी करती है तो उसको वोट दे देनी चाहिए। पीपल्स पार्टी करती है तो उसको वोट दे देना चाहिए। ना कि हम पार्टी जो कहती है हम वो माने। नहीं, हम जो चाहते हैं पार्टी को वो मानना पड़ेगा। ये जो हम किसी भी लीडर को कल्ट बना देते हैं ना कि भाई यही हमारा मसीहा है, यही हमें आगे बढ़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें जबरदस्ती उनको अपनी बातों पर बनवाना पड़ेगा। हम कहेंगे कि हमें आपको वोट तभी देंगे जब आप हमारे हक की बात करो, वरना ये एलिट क्लास आपस में गेम खेलते रहेंगे। हम एक हीरो और एक को विलन समझ के इनके पैरोकार बने रहेंगे, और ऐसे हमारे लिए इस मुल्क में कुछ नहीं होने वाला। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में और पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल बिलाल अहमद खान को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।